जय हिंद दोस्तों। आज हम पॉलिटी में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, इसे इंग्लिश में कहा जाता है। इससे पहले हम आपको फंडामेंटल राइट्स बता चुके थे, मौलिक अधिकार। अगर आप वो नहीं देखें हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसे पहले देख ले। चलिए, न्यू चैप्टर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान के सलाहकार थे BN राव। तो उन्होंने कहा कि जब मौलिक अधिकार बना तो उन्होंने दो तरह के मौलिक अधिकार बनाने की बात कही, मौलिक अधिकार A और मौलिक अधिकार B। मौलिक अधिकार A जो था वो व्यक्ति के लिए बनाया गया था और मौलिक अधिकार B जो था वो राज्यों के लिए बनाने की बात कही। चूँकि हमारा देश तभी आज़ाद ही हुआ था और हमारे देश के पास पर्याप्त धन नहीं था जिसके कारण कि मौलिक अधिकार बनाया जा सके, तो इसीलिए इसे भाग 4 में रख दिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और इसमें कहा गया कि जब राज्यों के पास पर्याप्त धन आ जाएगी तो वो अपनी इच्छा अनुसार इसे लागू कर सकते हैं। चलिए, इससे जुड़ता हुआ कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से लाया गया है। सोर्सेस हम आपको बाद में भी एक चैप्टर ही बताएंगे कहाँ कहाँ से सोर्सेस क्या हैं, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे, इसलिए एक पूरा चैप्टर में हम डायरेक्ट सोर्स ही बताएंगे। फिर भी अभी यहाँ आया है तो हम आपके जानकारी के लिए बता देते हैं। अगर आप PCS एग्ज़ाम देंगे तो इसमें और एक डीप से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि आयरलैंड कहाँ से लाया है। तो आयरलैंड स्पेन से लाया है, भारत लाया है आयरलैंड से। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में डायरेक्ट यही पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आप PCS या UPSC एग्ज़ाम देंगे तो उसमें पूछ देगा कि आयरलैंड भी कहाँ से लाया है, तो आयरलैंड स्पेन से लाया है। और KT शाह ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को उस चेक के समान कहा है कि जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करती है। तो KT शाह ने क्या कहा है, आप सिंपल सा, इतना बड़ी लंबी लंबी लाइन याद नहीं रखेंगे, आप सिंपल से याद रखेंगे कि KT शाह ने इसे चेक के समान कहा है और इसे लाया कहाँ से गया है, आयरलैंड से। ये दोनों पॉइंट डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर आपसे आर्टिकल से नहीं क्वेश्चन पूछेंगे, पूछ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ से ज़रूर पूछ लिए जाएंगे डायरेक्ट, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो या अन्य कोई वनडे एग्ज़ाम हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कौन से भाग में है, तो भाग 4 में है। कहाँ से कहाँ तक, तो 36 से 51 तक। देखिए, आर्टिकल 36 में क्या कहा गया है, परिभाषा बताई गई है किसकी, तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। इसमें कहा गया है आर्टिकल 36 में, ये राज्यों के लिए है। अब आप याद करेंगे, जब हम आपको मौलिक अधिकार बता रहे थे तो हम आपको राज्य बताए थे। जब भी हम पूरा पॉलिटी में राज्य बोलेंगे तो उससे आप क्या समझेंगे, राज्य सरकार नहीं, एक डिपार्टमेंट समझेंगे। वैसा डिपार्टमेंट जो स्वतंत्र है अपनी डिसीजन लेने के लिए। तो आप समझ गए, जैसे कि रेलवे, क्या वो एक राज्य है, स्टेट है? बिल्कुल है। लेकिन हम जब आपको स्टेट गवर्नमेंट बोलेंगे तब आप राज्य सरकार समझेंगे, जब आपको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे तब आप केंद्र सरकार समझेंगे। अच्छा बताइए, क्या RBI स्टेट है? बिल्कुल है। जो अपने में स्वतंत्र होकर डिसीजन ले सके, हर वो डिपार्टमेंट राज्य है। तो ये राज्यों के लिए कहा गया है कि आर्टिकल 36 में कि आप सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करेंगे। जरा आप एक बात बताइए, हमारे भारत में सामाजिक लोकतंत्र तो है, ये सभी को देखने मिलती है, क्या आर्थिक लोकतंत्र है? आप पढ़े लिखे हैं, जरा सोच के देखिए। बिल्कुल, अभी तो फिलहाल ऐसा है नहीं आर्थिक लोकतंत्र। अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है। लेकिन क्या कीजिएगा, आप याद रखेंगे आर्टिकल 36 में। इतना आपको लंबी लंबी लाइन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए बोले हैं। ऐसे भी हम शॉर्ट करके लिखे हुए हैं, आप किताबी लैंग्वेज में जाएंगे तो पगला जाएंगे, इसलिए पॉलिटी सरल भाषा में पढ़नी है। आर्टिकल 36 में क्या है, परिभाषा, तो किसकी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने की। अब देखिए, आर्टिकल 37 में क्या कहता है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अब आप मौलिक अधिकार याद करेंगे, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 32 हम आपको क्या बताए थे कि मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट। अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है तो उसकी रक्षा कौन करती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लेकिन यहाँ देखिए 37 में सबसे पहले ही कह दिया गया, 36 में तो परिभाषा दे दिया कि आप सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करेंगे, लेकिन जस्ट उसके एक आर्टिकल के बाद ये भी कह दिया गया है
कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मतलब कि इसके लिए आप अगर इसमें से कोई भी मांग आपकी पूरी नहीं की जाती है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अगर राज्य सरकार या राज्य अगर ये मांगे पूरी इसमें से कुछ भी फॉलो नहीं करती है तो आप डीपीएसपी को लेके न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। सबसे पहले ही कह दिया गया है, तब उसके आगे आर्टिकल बताई गई है। समझ गए। 36 में परिभाषा, आप मेरे साथ साथ यहीं पे आपको याद हो जाएगा, आपको घर में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक मेरे साथ साथ याद करते चलेंगे। 36 में परिभाषा बताई गई है। 37 में आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते थे हैं, लेकिन मौलिक अधिकार में न्यायालय जा सकते थे। अब आर्टिकल 38, इसमें क्या कहा गया है कि लोक कल्याण की अभिवृत्ति। आर्टिकल 38 में क्या कहा गया है कि आप लोक कल्याण का काम करेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखिए, गरीब लोगों के लिए राशन कार्ड दिया जाता है। कभी अगर बाढ़ग्रस्त कोई एरिया है तो वहाँ पे राशन बांटे जाते हैं, चूड़ा बांटा जाता है, चावल बांटा जाता है, बिस्किट बांटा जाता है, बहुत तरह का ये होता है। गरीबों के लिए बहुत सारी सुविधा सरकारें लाती है। कौन से आर्टिकल के तहत? तो 38 के तहत। और कौन से भाग में? 4 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। लोक कल्याण की अभिवृत्ति, आप लोक कल्याण के लिए काम करेंगे। समझ गए। 36 में परिभाषा, 37 में आप न्यायालय नहीं जा सकते, और तब उसके बाद इसका टॉपिक बताया गया है कि 38 में कहा गया है कि राज्य जो है वो लोक कल्याण का काम करेगी। अब आर्टिकल 39, इसमें कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। मतलब कि महिला और पुरुष को, अगर कोई महिला है और कोई पुरुष है, अगर दोनों सेम काम कर रहे हैं तो उन्हें समान वेतन दी जाएगी। और खास करके हमारे भारत में आप देखे होंगे, आप ज़रा सोच के बताइए, सबसे अच्छा काम कौन कर सकता है इसमें, महिला या पुरुष? ऑब्वियस सी बात है, भले ही सब पुरुष पुरुष बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा काम महिला करती है। क्योंकि देखिए, जितना भी घूसखोरी का काम होता है ज़्यादा वो पुरुष करते हैं। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, यूट्यूब की भी कुछ प्रोटोकॉल होती है, लेकिन क्या आप जैसे कहीं पे जाते हैं, अगर आपका काम नहीं होता है तो आप बोलते हैं कि ज़रा साइड में चलिए, कुछ पैसा लेके कर दीजिए। क्या आप महिला को कभी बोल सकते हैं ज़रा साइड में चलिए? उल्टा केस पड़ जाएगा। खैर वो अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ देखिए क्या कहा गया है आर्टिकल 39 में कि समान कार्य के लिए समान वेतन, महिला और पुरुष दोनों को। और जस्ट इसी का में कहा गया है कि निःशुल्क विधि व्यवस्था। मतलब कि निःशुल्क विधि मतलब क्या होता है? कानून। निःशुल्क कानूनी व्यवस्था। आप समझ गए। अगर किसी के पास वकील नहीं है या अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो आप उसे निःशुल्क विधि व्यवस्था प्रदान करेंगे। आर्टिकल 39 का के तहत। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जब यूपीएससी या बीपीएससी आप देंगे तब पूछा जाएगा। लेकिन आपसे अगर पूछा जाता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 39 में है। अब देखिए उसके बाद आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की बात कही गई है। देखिए, जब संविधान बन रहा था तो महात्मा गांधी ने कहा कि ग्राम पंचायत की बात रखिए, लेकिन क्योंकि महात्मा गांधी ग्राम पंचायत के बहुत फेवर में थे, लेकिन बी आर अम्बेडकर जो थे, भीमराव अम्बेडकर, तो भीमराव अम्बेडकर जो थे वो इसके खिलाफ चले गए। उन्होंने कहा कि अगर पंचायत बनती है तो यहाँ करप्शन ज़्यादा होगा। क्योंकि आप देखते होंगे जब इलेक्शन आता है तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है? पंचायतों से ही आता है। लेकिन अगर पंचायत बनेगी, मुखिया बनेगा, ग्राम सभा बनेगा, ये सब, तो वहाँ करप्शन ज़्यादा होगा। तो दोनों में विवाद हो गया। गांधी जी इसके पक्ष में थे, लेकिन भीमराव अम्बेडकर इसके खिलाफ थे। तो राजेंद्र प्रसाद आए और उन्होंने हस्तक्षेप किया और कहा कि नहीं, ठीक है, आप दोनों में से किसी की बात नहीं मानी जाएगी, इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डाल देते हैं। अगर राज्य चाहेगी तो इसे लागू करेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी। अभी इसे संशोधन करके इसको नेसेसरी कर दिया गया है। अब जैसे देखिए, जहाँ पे ग्रामीण एरिया है वहाँ ग्राम पंचायत है। क्या दिल्ली में ग्राम पंचायत है? नहीं है, क्योंकि वहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ ग्राम पंचायत की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप समझ गए। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत, ये सबसे पहले कौन सा राज्य लगाया था? तो राजस्थान लगाया था। राजस्थान में कौन सा जिला? तो नागौर जिला। आर्टिकल 40 तक आप समझ गए। देखिए आर्टिकल 36 में क्या है? परिभाषा। 37 में क्या है? न्यायालय नहीं जा सकते। 38 में लोक कल्याण की अभिवृत्ति, लोक कल्याण का काम करेंगे। 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, महिला और पुरुष के लिए। 39 का में क्या है?
निःशुल्क विधि व्यवस्था, और 40 में ग्राम पंचायत। अब देखिए 41, 42, 43, 41 में क्या कहा गया है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में कहा गया है, जैसे कि कुछ दशाओं, जैसे आप समझिए कि वृद्धा पेंशन दिया जाता है, जो वृद्ध लोग हो जाते हैं उन्हें वृद्धा पेंशन दिया जाता है। अगर कोई औरत विधवा हो जाती है तो उन्हें विधवा पेंशन दिया जाता है। अब आप बताइए एयरपोर्ट स्टेट है या नहीं है? तो बहुत बड़ा स्टेट है। मान लीजिए आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, अगर आप बीमार हैं तो आपके लिए वहाँ व्हील चेयर अवेलेबल किया कराया जाता है, और कितनी अच्छी सुविधा से की जाती है। जब आप गेट खुलती है तो वहाँ बस आके लगती है प्लेन तक जाने के लिए, और प्लेन बहुत दूर में लगी रहती है, और इतनी अच्छी सुविधा रहती है। आपको उठा के व्हील चेयर समेत 2 आदमी बस पे बिठाएगी, फिर वहाँ ले जाके उतारेगी, फिर प्लेन पे चढ़ाएगी। कितनी अच्छी व्यवस्था है। तो कुछ दशाओं में तो यही दशा होती है। क्या रेलवे में रहती है कि नहीं? क्योंकि रेलवे भी तो एक स्टेट है, लेकिन रेलवे में जो है क्राउड इतनी ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग जो बहुत ज़्यादा होते हैं वो प्लेन से चले जाते हैं, वो देता नहीं है। लेकिन आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपका हक है, आप जब रेलवे में जाएंगे, अगर आप बीमार हैं, अगर आप चल नहीं पा रहे हैं, आपको व्हील चेयर की ज़रूरत है, तो वहाँ अवेलेबल रहती है। आप अपना आधार कार्ड जमा करके ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये आर्टिकल 41 के तहत कहा गया है। अगर वो कहता है नहीं देंगे तो उन्हें ये आर्टिकल 41 साफ साफ पढ़ा दीजिएगा। आप समझ गए? आर्टिकल 42, इसमें कहा गया है मनोचित दशा और प्रसूति सहायता। मनोचित दशा क्या होता है? मान लीजिए रेलवे में ही कोई वर्कर काम कर रहा है। अब उस वर्कर का काम है कि पटरी का देखभाल करना, जो रेल का पटरी होता है। अब वो बीमार पड़ गया है, तो क्या उसे वहीं पे छोड़ देंगे? नहीं, वो काम अगर वो नहीं कर सकता है तो ये स्टेट का कर्तव्य है कि उसे कोई हल्का काम दे, उसे स्टेशन पे रख दे। अब वो धूप में बेचारा पटरी देख रहा है, कहाँ सही है कहाँ गलत है, और वो बहुत तरह से बीमार है, तो उसे ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ कहा गया है मनोचित दशा। मान लीजिए कोई लोको पायलट है, कोई ड्राइवर है, अब उसकी आंख खराब है, तो आप उसे ट्रेन चलवाएंगे, एक तो उसकी भी हालत ख़राब होगी और ट्रेन की भी दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए यहाँ कहा गया है मनोचित दशा। और क्या कहा गया है? प्रसूति सहायता। ये भी कहा गया। प्रसूति सहायता से मतलब क्या है? जब कोई फीमेल, जब कोई औरत अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसे आप बच्चे को जन्म देने से 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक छुट्टी देंगे, उसे लीव देंगे, और उससे उसका पैसा भी नहीं काटेंगे। लेकिन अक्सर ये प्राइवेट में नहीं देखा जाता है। प्राइवेट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी देखी जाती है, क्योंकि वो महिला पुरुष को समान समझते हैं, लेकिन छोटी कंपनी ऐसा नहीं करती है। लेकिन सरकारी जितनी भी है वो ऐसा ही करती है कि 3 महीने पहले छुट्टी दे देती है और 3 महीने बाद तक। साथ साथ उसके हस्बैंड को भी 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक, क्योंकि बच्चे को जन्म लेने से 15 दिन पहले तक बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है, उसकी देखभाल करनी रहती है, और 15 दिन बाद तक भी उसे साथ का ज़रूरत होता है। तो साफ साफ कहा गया आप उसे प्रसूति सहायता देंगे। देखिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी अच्छी ध्यान रख के ये संविधान बनाई है। क्या आज के नेता को अगर आप दे देंगे ऐसा संविधान बनाने तो वो देगा? आप यकीन मानिए, आपके एरिया के विधायक हैं ना, अगर आप वो आएंगे तो आप उनसे बस आर्टिकल 1 से 4 तक पूछ लीजिए। उससे बस इतना पूछ लीजिएगा कि सांसद विदेशी राज्य को कौन से आर्टिकल के तहत भारत में मिला सकती है, नहीं बता पाएंगे। सोचिए, जबकि वो विधायक हैं, ये स्थिति है, और उस समय के नेता इतनी अच्छी संविधान बना के गए हैं। अब आप सोच सकते हैं क्या उन लोगों की ब्रेन रही होगी। तो समझ गए 42। अब आर्टिकल 43 क्या कहा गया है? निर्वाह योग्य मजदूरी कामगारों की। ये कामगारों के लिए है, जो भी काम करता है, चाहे वो जो भी ये भी स्टेट के लिए ही कहा गया है। जितना आर्टिकल है सारा स्टेट के लिए, मतलब कि जो भी वर्कर काम करते हैं, कामगारों से मीन्स कर्मचारी भी हो सकते हैं, ग्रुप डी के भी हो सकते हैं, चपरासी भी हो सकते हैं, बड़े से बड़े हो सकते हैं। उन्हें आप इतनी सैलरी देंगे कि वो अपना निर्वाह कर सकते हैं। निर्वाह योग्य मजदूरी कामगारों को। अब और दूसरा पॉइंट क्या है कि कामगारों की भागीदारी उद्योग प्रबंधन में। जब भी कोई आप उद्योग का मैनेजमेंट करते हैं तो उनसे इनका भी सलाह लेना जरूरी है। कामगारों की भागीदारी 43 में समझ गए कि आप किसी को भी इतनी सैलरी देंगे, कोई भी कामगारों को, कि उनका निर्वाह हो सके। और 43 का क में कहा गया है कामगारों की भागीदारी।
को जितना है ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 43 तक याद रखें। देखिए इसे याद रखने का एक ट्रिक है, आप समझ या ध्यान देंगे, दो मो नौ दमन, दो से क्या होगा आर्टिकल 41, कुछ दशाओं में, मो से 42 मनोचित दशा, मनोचित दशा के साथ साथ प्रसूति सहायता, और 9 से 43, 41 42 43, तो 41 से 2 दमन कुछ दशाओं में, 42 से मो मनोचित दशा, 43 से 9 निर्वाह योग मजदूरी। समझ गए, आर्टिकल 41 42 43 2 मो 9 दमन। अब देखिए आर्टिकल 44 क्या कहा गया है, सामान्य सिविल संहिता। ये संहिता का मतलब ही क्या होता है, कानून। देखिए सिविल संहिता क्या होता है, संहिता कानून जो है वो 3 प्रकार का होता है संहिता। एक होता है दंड संहिता, दंड संहिता होता है जब आप अपराध करते हैं तो उसके लिए दंड संहिता बोला जाता है। और जब इलेक्शन होता है, चुनाव, तो उस समय आचार संहिता लगाई जाती है। लेकिन ये सिविल संहिता क्या है आप समझेंगे इसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसमें से 3-4 आर्टिकल हैं जो हम आपको बताएंगे, अक्सर पूछे जाते हैं। सिविल संहिता क्या होता है, सिविल संहिता कहता है कि आप विवाह या तलाक का मैटर खुद में नहीं सुलझाएंगे। विवाह यानी कि आप पॉलीगेमी से है तात्पर्य यहाँ, आप भले ही शादी कीजिए अलग अलग रीति रिवाज से, मुस्लिम हैं तो वो निकाह कीजिए, हिंदू हैं तो 7 फेरा लीजिए, बहुत सारा तरह से शादी हो सकता है, आपकी रीति रिवाज में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप विवाह और तलाक का मैटर कोर्ट देखेगी। विवाह से तात्पर्य आप 2 शादी नहीं कर सकते हैं। हाँ, भले ही अगर आपकी पत्नी डेथ कर गई है या पत्नी का पति डेथ कर गया है तो वो कर सकते हैं, लेकिन अब इमरान खान के तरह 60 साल की उम्र में जाके शादी करेंगे नहीं ना, कुछ इंसानियत भी तो होनी चाहिए। तो इसलिए इमरान खान कौन, इमरान खान पाकिस्तान वाला। तो इसलिए यहाँ कहा गया है सिविल संहिता से, समान सिविल संहिता से, कि विवाह और तलाक यानी कि डाइवोर्स का मैटर जो है वो कोर्ट देखेगी, वो आपस में नहीं आप सुलझा सकते हैं कि तलाक तलाक तलाक, या हम बोल दिए डाइवोर्स तो हो गया डाइवोर्स। आप भले शादी कीजिए, आपका रीति रिवाज से कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप विवाह या तलाक का मैटर आएगी, विवाह मतलब पॉलीगेमी, अगर आप 2 शादी कर रहे हैं पत्नी को रहते बिना डाइवोर्स दिए हुए, या 3-4 शादी कर रहे हैं, ये पहले ज़माने में होता था अब नहीं होता है, तो वो आप नहीं कर सकते हैं। आप समझ गए, समान सिविल संहिता ये अभी सभी जगह लगभग लागू नहीं है, इस पे सरकार बहुत जोर दे रही है। ये क्या है ना, ये वोट बैंक का बहुत ज़्यादा इसमें लोचा है, इसलिए इस पे सरकार धीरे धीरे फूक फूक के कदम उठा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ही उलझन में डाल सकते हैं, इसलिए सबको बैलेंस बना के काम करना है। सिविल संहिता समझ गए, कौन कितने प्रकार के होते हैं संहिता, एक दंड संहिता अपराध के लिए, एक आचार संहिता चुनाव के लिए, एक सिविल संहिता ये विवाह और तलाक के लिए है। चलिए अब आर्टिकल 45 देखते हैं। आर्टिकल 45 क्या कहता है कि जब आपका बच्चा होगा तो उसे जीरो मतलब बच्चा हुआ उस दिन से स्टार्ट हुआ, 0 से 6 साल तक, जब तक वो 6 साल तक नहीं हो जाता है तो राज्य से सरकार निःशुल्क स्वास्थ्य देगी। आप देखते होंगे जब छोटा बच्चा होता है तो उसे खसरा का इंजेक्शन लगाया जाता है, बहुत सारा इंजेक्शन लगाया जाता है। जिस दिन जन्म ही लेता है उसका एक बुक टाइप का बना दिया जाता है, आज ये इंजेक्शन पड़ा कल ये इंजेक्शन पड़ा, तो वो निःशुल्क रहता है, उसकी पैसे नहीं लगते। आप सरकारी अस्पताल में जाके फ्री में अपने बच्चे को टीका लगवा सकते हैं। जब वो 6 साल का हो जाएगा तो 6 साल से 14 साल तक, 6 से 14 तक आप उसको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाएंगे। पहले तो जब वो जन्म लिया, जन्म से 6 साल तक उसे निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था दिए, टीका दिए, जो भी उसका प्रॉब्लम हुआ उसे निःशुल्क स्वास्थ्य दिए। और उसके बाद जब वो 6 से 14 साल का हो गया, 6 से 14 जैसे टपा 14 साल तक उसे आप निःशुल्क शिक्षा देंगे। ये देखिए, ये जो शिक्षा का बात कहा है, हम आपको आर्टिकल 21 पढ़ा बताए थे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसमें कहे थे आपको जीवन जीने का अधिकार। उसी में तभी आपको हम नहीं बताए क्योंकि तभी आपको इसके बारे में पता ही नहीं था कि 6 साल तक के बच्चे को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दी जाएगी और 6 से 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा। लेकिन आपको तभी पता ही नहीं था ये चीज़, तो आर्टिकल 21 में अगर हम आपको बताते तो आप कन्फ्यूज हो जाते। तो अब यहाँ पे देखिए, जब ये शिक्षा का बात आया तो इसको 44वां अमेंडमेंट संशोधन यानी कि 44वां संशोधन करके 2002 में
इसे 21 का क में डाल दिया गया, शिक्षा का अधिकार। 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और 21 का क में है शिक्षा का अधिकार। आप समझ गए कौन से अमेंडमेंट? 44वां। आप इसे याद नहीं रखेंगे, अभी बिल्कुल याद नहीं रखेंगे, ये हम ऐसे आपको समझाने के लिए लिखे हैं, क्योंकि हम एक संशोधन टॉपिक ही आपको बताएंगे। आपको हम बताए थे कि पहले अगर आपको हम प्रस्तावना बता देते, संविधान सभा बता देते या फिर संशोधन बता देते तो आपके दिमाग से ऊपर ऊपर निकल जाता। अब 1883 या आपको पता है क्या है, वो कौन सा संशोधन है, नहीं है पता, तो आप कैसे जान जाते? इसलिए हम आपको पहले आर्टिकल भाग 1 से स्टार्ट किए हैं। जैसे ये ख़त्म होगा आपको पूरा पॉलिटी का ज्ञान हो जाएगा, तब आप उसे इजीली समझ सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, भारत शासन अधिनियम क्या है। इसलिए आप ये अमेंडमेंट को याद नहीं रखेंगे, बस इतना याद रखेंगे, आर्टिकल 35 में 6 साल तक के बच्चे को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दी जाएगी और 6 से 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और इसे 21 का क में जोड़ दिया गया है। अब आप समझ गए इसे। चलिए एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लाया गया है? तो आयरलैंड से लाया गया है। आयरलैंड भी कहाँ से लाया है? तो स्पेन से लाया है। केटिसा ने इसे क्या कहा है? एक चेक के समान कहा है। इसे नीति निर्देशक तत्व तो हमारे संविधान में कौन से भाग में है? तो भाग 4 में है। कहाँ से कहाँ तक? तो 36 से 51 तक है। आर्टिकल 36 में क्या है? तो परिभाषा है आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की। सिंपल सी आप याद रखेंगे, परिभाषा। आर्टिकल 36 में क्या है? परिभाषा है। 37 में क्या है? तो आप न्यायालय नहीं जा सकते डीपीएसपी को लेके। नहीं तो पता चला कि आपका मान लीजिए कि आपका घर में पेंट नहीं हुआ है, अगर इसे मूल अधिकार में डाल देता, मान लीजिए अगर इसे मूल अधिकार में डाल देता, तो मूल अधिकार में क्या था कि आप न्यायालय जा सकते हैं। अब आपका घर में अब टाइल्स नहीं है लगा हुआ, पेंट नहीं है लगा हुआ, आप सुप्रीम कोर्ट चल गए कि हमारे घर में पेंट नहीं है, क्या हुआ? तो क्या वो पॉसिबल हो सकता था? अब माथा पगला जाता सुप्रीम कोर्ट का। इसलिए इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया कि राज्य चाहे तो लागू कर सकती है, चाहे तो नहीं कर सकती है, आप न्यायालय नहीं जा सकते। इसलिए 37 में कहा गया है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है। समझे? आर्टिकल 36 क्या था? तो परिभाषा। 37 क्या था? न्यायालय नहीं जा सकते। 38 में लोक कल्याण का काम करेंगे, लोक कल्याण। 39 में क्या था? समान कार्य के लिए सामान्य वेतन। 39 का क में निःशुल्क विधि व्यवस्था। 40 में क्या था? ग्राम पंचायत। सबसे पहले कौन सा राज्य अपनाया? तो राजस्थान। कौन सा जिला राजस्थान का? तो नागौर। 41 में क्या था? 41, 42, 43 याद रखेंगे, दमन, दो मौ नौ। 41 में कुछ दशाओं में, 2 से कुछ दशाओं में, जैसे कि वृद्धा पेंशन हो गया, आपको विधवा पेंशन हो गया, या कोई वृद्ध को देखते होंगे बुढ़ापे में भी पढ़ने की इच्छा होती है, या फिर साइकिल जैसे दिया जाता है, वो सब भी है। तो 41 में 2 से कुछ दशाओं में, 42 में दमन बताए थे हम आपको, फिर मौ से मनोचित दशा या प्रसूति सहायता। 43 में 9 से निर्वाह योग्य मजदूरी। और 43 का क में क्या है? कामगारों की भागीदारी। 44 में समान सिविल संहिता। और 45 में 0 से 6 साल के बच्चे तक को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दी जाएगी, और जब 6 साल का हो जाएगा तो उसे 14 साल तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कौन सा अमेंडमेंट किया गया? तो 44वां अमेंडमेंट किया गया। कब? 2002 में। और कौन से आर्टिकल में इसे डाल दिया गया संशोधन करके? तो 21 का क में। अभी ये सब याद नहीं रखेंगे, ग्राम पंचायत को भी संशोधन किया गया। हम आपको एक संशोधन टॉपिक ही बताएंगे। चलिए, मुझे लगता है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अब जो है हम आपको 45 तक बता दिए, 5 आर्टिकल बचा है, इसलिए हम 5 आर्टिकल आज बचा के रखे, क्योंकि एक दिन और इसका लगेगा, और उस दिन हम जो पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं खास करके, ऐसे तो हम आज ही इसको चाहते तो वो भी ख़त्म कर देते, लेकिन जो पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें अक्सर आपको कंपेयर करने पूछ देता है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और जो पीसीएस नहीं दे रहे हैं, 1 डे दे रहे हैं, वो भी ये वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसमें आपका सारा कन्फ्यूजन निकल जाएगा। अब मान लीजिए जैसे मौलिक अधिकार आप पढ़े होंगे, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आपका दिमाग में फिर भी हल्का हल्का कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कौन सा आर्टिकल था, याद नहीं आ रहा है। सारा यहाँ क्लियर हो जाएगा एक लाइन से। कौन सा सारा ऑब्जेक्टिव भी आपको क्लियर हो जाएगा। हम आपको मौलिक अधिकार
और नीति निर्देशक तत्व को कंपेयर कर देंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या नहीं है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। ये पीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वनडे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। चलिए, मुझे लगता है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगा तो इससे हमें भी प्रेरणा मिलेगी। और लक्ष्य एक्सीलेंस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में इसका पार्ट 2 में। जय हिंद।